बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन आपको पता है कि आपकी कॉल्स का होता है, इसलिए हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं वो आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं। और आज ख़ुसूसी तौर पर जो गुफ्तगू करेंगे वो माँ और बच्चे की सेहत पे करेंगे, और फिर अगर वक्त मिला तो बच्चे की सेहत पे और आजकल की जो बीमारियाँ उस पर भी करेंगे। क्योंकि मैं आपको ना बड़े अदब से बात कह रहा हूँ कि अच्छे लोग जो है ना वो दाव लगाना पड़ता है उनको कि वो कहीं काबू पे आ जाएं, और अगर वो काबू में आ जाएं तो तमाम वो बातें पूछ लेनी चाहिए जो कि आप अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं। यही दरख्वास्त जो है ये आपसे करूँगा कि जो माएँ जो हैं वो किसी भी किस्म का बच्चों के बारे में सवाल करना चाहती हैं या अदरवाइज़ भी एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर कीजिए। डॉक्टर नईम ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, हम हमेशा जब बात करते हैं तो बच्चे की सेहत की करते हैं कि बच्चा का किस एज ग्रुप में कितना वज़न होगा, कितना फीड लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं माँ की सेहत के साथ? क्योंकि जो ही बच्चा कंसीव हुआ तो अगर माँ सेहतमंद होगी तो बात आगे चलेगी, माँ ही नहीं सेहतमंद होगी तो फिर बच्चा बेचारा। ये सच है? आपकी बात दुरुस्त है। पूरी दुनिया में जो प्रीमेच्योरिटी के रेट्स हैं, जो वहाँ पे बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं ना, उनको प्रीमेच्योर कहा जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 1/4 से ज़्यादा बच्चा पैदा टाइम पे हो रहा है और उसका वज़न कम है। वज़न कम है, उसका वज़न 2.5 किलो से कम है, जो कि स्टैंडर्ड लाइन है, जिसका मकसद ये हुआ कि उसकी माँ की सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची को ग़िज़ाइयत फराहम कर सकती। और इसकी क्या वजूहात? बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि माँ की सेहत के बारे में कोई एक तो माँ, जब हम इसको उससे भी पीछे लेके जाते हैं, जब माँ एडोलेसेंट थी या माँ शादी से पहले उसकी सेहत क्या थी, तो उसकी सेहत कैसी थी। फिर वक्त से पहले शादियाँ, फिर अगर बच्ची जब प्रेग्नेंट है तो उसकी खुराक, हम खुराक की तरफ तवज्जो बड़ी देते हैं लेकिन मुतनासिब खुराक नहीं देते। उसके एंटीनेटल विजिट्स नहीं होते जो कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है, और उसकी सारी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर डिलीवरीज तो अभी भी घरों में ही हो रही हैं, और उनको वो सहूलियात भी नहीं है और वो शऊर भी नहीं है और वो उनको बताया भी नहीं जाता, जिसकी वजह से कि उनकी जो बच्चा परवान चढ़ रहा है उसको खून सही नहीं मिल रहा, उसको खुराक सही नहीं मिल रही। नतीजतन वो ना सिर्फ ये कि वो वज़न में कम रह जाता है, बल्कि जिस तरफ हम बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं कि वो बच्चा ज़हनी तौर पे, दिमाग की हार्ड वायरिंग, याद रखिएगा दिमाग बन रहा है उस वक्त, वो भी उसको भी वो चीज़ें कर सकते। क्या माँ अगर स्ट्रेस्ड हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अच्छा खाना पीना ठीक है, सब कुछ, स्ट्रेस हो, उसको लड़ाई झगड़ा ये वो, इससे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है। बल्कि आजकल जो कई लोग ऑटिज़म और ADHD की बातें करते हैं, उसके ओरिजिन्स वहाँ पे भी लेके जाते हैं, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दूसरा ये है कि वैसे भी अगर आप देखें कि क्योंकि एक मतलब आप हैरान होंगे कि जिस तरह की, मैं पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, वो कहते हैं कि अगर माँ बच्चे के पेट में जब है, अगर उस वक्त वो तिलावत कर रही है या नात पढ़ रही है या दीन की बातें कर रही है तो बच्चे की उस वक्त वो उस तरफ चल पड़ेगा। इसलिए जो मगरिब है वो म्यूज़िक की बातें करता है कि उसको सुकून में रहे, और जहाँ मारपीट और जहाँ कुछ हो, चाहे बच्चे को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन बच्चे को ज़हनी तौर पे टॉर्चर हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये बात, इसका मतलब आप जो है वो सच वाली बता रहे हैं ना, कंफर्म वाली बात आ रही है। मैं कहूँगा तो बिल्कुल लगेगा शायद इमोशनल है कि अगर माँ नात पढ़ रही है, तलावत कर रही है या सुन रही है और आवाज़ बच्चे को जा रही है तो बच्चे की ज़हनी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है, और ये इसके स्टडीज़ हैं, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। ये कोई जज्बाती बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब माँ बनती है, उसे पता चलता है कि अब मैं माँ बनने लगी हूँ, तो आपके ख्याल में उसके लिए 1 2 3 4 5 कौन से स्टेप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं प्रायोरिटी वाइज? देखें, सबसे पहले तो ये है कि उसको सबसे पहला अपना एक मुआयना करवाना है। ठीक। और जो कि एक मुस्तनद कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हो, क्योंकि हर जगह डॉक्टर है भी नहीं, लेकिन मिडवाइफ से एक मुआयना है जो कि ये देख के बताए कि सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं। ठीक है। और ये कितने अरसे बाद होना चाहिए? आमतौर पे जो है ना, प्रेगनेंसी के दरमियान ये कम से कम 5 से 7 दफ़ा होता है, और आइडियली 9 से 10 दफ़ा होना चाहिए। यानी कि तकरीबन महीने सवा महीने बाद होना चाहिए। शुरू में हर महीने बाद, फिर 2 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। अच्छा, इस तरह ये मुआयने होते हैं, और ये हर जो मिडवाइफ है वो ये करती हैं। ठीक। क्योंकि जब पहले 6 महीने में 1 महीना,
6 से 7, साढ़े 7, 8 महीने तक 2-2 हफ्ते, और आखिरी महीने में तो फिर 1-1 हफ्ते के बाद। पर सब ये जो बात कई दफ़ा हुई है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हुई है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड कह लूँ या इसको एक और तरफ से देखते हैं कि हमारी अगर पिछले 20 साल में देखें तो बच्चे और बच्चियों दोनों की, उनके जिस्म कमज़ोर हैं, उनकी हाइट्स कम हैं, उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं, वो एक उम्र में आने से पहले गंजे भी हो रहे होते हैं, कमज़ोर भी हो रहे होते हैं। इसका किस चीज़ से ताल्लुक़ है? बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैं आमतौर पे कॉन्सेप्ट देता हूँ 1000 डेज़ का जी। 1000 डेज़ का कॉन्सेप्ट बड़ा समझने वाला है। पहले 9 महीने माँ के पेट में जी, जिसका मतलब है 270 दिन जी, और पहले 2 साल बच्चे की पैदाइश के बाद जिसका मतलब है 730 दिन। तो ये 1000 दिन जो हैं ये बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? सबसे पहले तो ये कि बच्चा नतफ़े से लेके और उसने जब पैदा होना है तो उसका वज़न 3 किलो है। 1 साल पे वो 3 किलो से 10 किलो होगा, और 2 साल ज़्यादा 3 गुना हो गया, 3 गुना उसने। और ये जो है वज़न बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ये। कद इसी तरह उसका बढ़ेगा। पैदाइश पे 50 है सेंटीमीटर, 1 साल पे 75 है, 2 साल पे 85 है। ठीक, ये तो लीनियर ग्रोथ है जी। जो सबसे हैरान कुन बात है, दिमाग वो भी हम सर की ग्रोथ लेते हैं, पैदाइश पे वो 50 सेंटीमीटर है, और सॉरी पैदाइश पे वो है पैदाइश पे वो आ जाता है 35 सेंटीमीटर्स। 1 साल पे वो 42 हो जाता है, और 2 साल पे जाते जाते वो 47 हो जाता है, और उसके बाद अडल्ट 54 है। सो सारे के सारा जो ब्रेन की ग्रोथ है वो पहले 2 सालों में हो रही है। अब इन 2 सालों में उसका कद भी बढ़ना है, उसका जिस्म भी बढ़ना है, उसका वज़न भी बढ़ना है, उसका दिमाग भी बढ़ना है। और लोगों को ये नहीं पता कि जिस तरह कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव है और एक सॉफ्टवेयर्स हैं। सो हार्ड ड्राइव का मतलब है दिमाग के जो ताने बाने बुनने हैं वो उसी वक्त बुने जाएं, वो पहले 18 महीने में और प्रेगनेंसी के दौरान बुने जाएंगे। उसके बाद नया न्यूरॉन कोई नहीं बनेगा सारी ज़िंदगी। उसके बाद सिर्फ कनेक्शंस बन रहे हैं, जिसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, आपके पास हार्डवेयर बन चुका है। अब अगर इस पीरियड में बच्चा कमज़ोर है, उसका वज़न कम है, उसका कद नहीं बढ़ता। सबसे पहले तो ये अगर खुराक नहीं है ना, तो ना सिर्फ वज़न नहीं बढ़ेगा, कद नहीं बढ़ेगा। वज़न ज़िंदगी में कभी भी बढ़ा सकता है, कद दोबारा नहीं बढ़ेगा, तो बच्चा कद में छोटा रह जाता है। लेकिन उस वक्त तो खुराक सिर्फ मदर फीड ही होगा ना? किसकी बात कर रहे हैं? 2 साल तक कौन कह रहे हैं? नहीं देती है माँ दूध। अच्छा, ये भी मसला है। अगर माँ अपना दूध पिला रही हो तो और क्या चाहिए? तो मसाइल कहाँ से आ जाएंगे? पाकिस्तान में इस वक्त, यार कितनी शर्मिंदगी वाली बात है? पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह है माँ का दूध पिलाने की, ऑफिशियल शरह 48% है। 48 जी। आधी से ज़्यादा माँ दूध पिलाती नहीं है, ऑफिशियल है। असल इससे भी बहुत कम है। माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स नहीं है। पैदा होते के साथ किसी भी जगह चले जाएं, चाहे वो गांव में है, चाहे वो बड़े से बड़े अस्पताल में है, डब्बा साथ चलता है या ऊपर का दूध साथ चलता है। ये नहीं होना चाहिए। नुकसान क्या है उसका? क्या नुकसान ये है कि माँ का दूध नहीं आएगा। एक माँ के दूध में जो ग़िज़ाइयत है वो नहीं आएगी। माँ के दूध में जो दिमाग बनाने की सलाहियत है वो नहीं आएगी। आप गाय का दूध पिला रहे हैं, चाहे जितना भी अच्छे से अच्छा डब्बा है, चाहे गाय का दूध आप पिला रहे हैं, वो सब गाय का दूध ही है। अब वो दूध जो है वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ शायद बेहतर कर देता है, दिमागी ग्रोथ नहीं करता। दूसरा, फिर बच्चा उससे, सबसे बड़ी अहम बात की आपने, वो दिमागी ग्रोथ नहीं करता, बहुत कम। देयर इज़ अ स्टडी है, जो बच्चे 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, मतलब माँ के दूध के साथ ग़िज़ा लेते हैं, उनमें और जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, IQ में 5 पॉइंट्स का डिफरेंट है। 5 का IQ का डिफरेंस है। So आप यू कैन ऑलवेज से, एंड देन वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि IQ का डिफरेंस है। सर ये बच्चे, हम जब उनकी हार्ड वायरिंग इतनी कमज़ोर है, उनके ऊपर जितना मर्जी बोझ लाद दें, वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। क्लर्क बन जाएगा, साइंसदान नहीं बनेगा। और सब सर बड़ा हो जाता है, और आमतौर पे कहते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो पहले ज़माने में माएँ धूप में लेके बच्चों को मालिश किया करती थी, धूप भी लगती थी, अब शायद इंडोर ज़्यादा है। क्या ये बात सच है? और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो बच्चे में तो किस चीज़ से पता चलेगा? देखिए, एक तो हमने घरों में बच्चों को अंदर कर दिया है। शहरों में हमारे, क्योंकि शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, दीवारें ऊंची होती जा रही हैं, धूप आ भी नहीं रही। दूसरा, हमने बच्चों को धूप में जाने से इसलिए मना कर देते हैं कि उनका रंग काला हो जाएगा।
तीसरी बात जो कि मैं लाहौर जैसे शहर की बात करूँगा, हमारी हवा में इतनी पोल्यूशन है कि जो धूप आ भी रही है उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन तक नहीं पहुँच रही, वो नहीं पहुँच पाते। बच्चे धूप में भी हैं लेकिन धूप में नहीं, धूप की विटामिन डी है वो नहीं पहुँच रही। डॉक्टर साहब बड़ा अहम पॉइंट बताया। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन और तमाम तंजीमें ये कहती हैं कि बच्चे को पैदाइश से विटामिन डी पिलाना शुरू कर दीजिए, कर दीजिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी जो है वो वरना यूनिवर्सली हो रही है। और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और भी बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसीज हैं हमारी, लेकिन अगर सवाल विटामिन डी पे है तो मैं ये कहूँगा, और उसकी वजह से भी हमारी ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है और उसकी वजह से कद भी इफ़ेक्ट होता है, बच्चे की डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होती है। सर का साइज़ जो बढ़ता है ना, वो सर का साइज़ नहीं बढ़ रहा, असल में यहाँ पे हड्डियाँ उनकी जो है वो चौड़ी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ऐसा आता है। ये डॉक्टर साहब ने वैसे ना बातें करके डरा दिया। एक तो ये स्मॉग, जिसको आप स्मॉग इतना ईजी लेते हैं ना, वो स्मॉग बड़ी डेंजरस है। इतनी गर्दो गुबार है आपके माहौल में कि धूप जो नीचे आती है वो भी बेचारी प्योर नहीं रहती। ओ खुदा के वलियो, को इंसाफ करो इस मुल्क के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर मेरा ना बेटा है 2 साल का, 2 साल 1 माह का। हाँ। उसको एक प्रॉब्लम है, जब वो पैदा हुआ था ना तो आधा घंटा तकरीबन 25 मिनट बाद उसको सांस है, इसकी वजह से डॉक्टर ने बताया कि प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं गई। अच्छा। तो वो ना काफी जगह से चेक करवाया, जनरल से भी चेक करवाया, जिला से भी चेक करवाया, कुछ प्राइवेट अदारे से वहां से चेक करवाया, लेकिन अभी सूरत जो करंट ये है कि उसके जो हाथ है, पाँव, टांगे वगैरह वो माशाल्लाह सही काम कर रही है। उसकी बसात ठीक है, समात ठीक है, सुनता भी है, देखता भी है और बोलने की कोशिश भी करता है। लेकिन उसकी जो बॉडी का जो चेस्ट और बैक बोन वाला एरिया ना, वहां में वर्किंग नहीं हो रही, बाकी जिस्म का हिस्सा वर्किंग नहीं हो रही से क्या मतलब वहीद? वो जैसे ना वो बॉडी पे वजन नहीं कर रहा, वो जन के जिस तरह होता है ना बैक बोन पे वजन नहीं जा रहा, जिस वजह वो सही प्रॉपर बैक ठीक, और ना ही उस पे वो गर्दन को वो ना एक जगह पे टिका नहीं सक रहा गर्दन। बिल्कुल ठीक। हाँ जी ठीक। अच्छा ये बताओ कि 20-25 मिनट डॉक्टरों ने क्यों नहीं उसको सांस दिया? वो सांस कुदरती तौर पे आया ही नहीं है उसको। नहीं कुदरत, वो तो उसकी वजह से हाँ जी वो सांस लेट आया, उसके डॉक्टर ने बहुत एफर्ट की वहाँ पे। ये बताइए, ये बच्चे की पैदाइश घर पर हुई थी या अस्पताल में? नहीं ना, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में थी? जी जी जी। किस शहर में? पत्तोगी में। सरकारी अस्पताल? हाँ जी। असल में एक तो मैं ये सुनना ज़रा गौर से यार। पहले मैं इनके बच्चे की बात कर लेता हूँ। असल में होता यह है कि पैदाइश के वक्त, जिस वक्त अगर किसी भी वजह से बच्चे को सांस ना आए और उसकी ऑक्सीजन की कमी हो दिमाग में, तो दिमाग के कुछ खुलिये हमेशा के लिए मर जाते हैं, ठीक, ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारा जिगर आधे से ज़्यादा काट के फेंक दिया जाए या ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाए तो दोबारा आ जाएगा। ब्रेन नहीं आता। एक गुर्दा हट जाए वो आ जाएगा, हड्डी टूट जाए जुड़ जाएगी। ब्रेन का न्यूरॉन जो एक दफ़ा टूट गया वो दोबारा नहीं आएगा। उसकी जगह बाकी न्यूरॉन उसका फंक्शन उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो मुकम्मल कभी होता है, कभी नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस वक्त वो एक चीज़ आ गई, वक्त के साथ साथ वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। सो पता कई दफ़ा लगता है जब बच्चा 6 महीने साल का होता है और उसके बैठने खड़े होने का टाइम है, तो वो नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब वो ब्रेन में डैमेज हो चुका है, वो डैमेज ब्रेन में हो चुका है। तो ये मिसाल के तौर पे जो 2 चीज़ें कह रहे हैं, एक तो वो बैठ नहीं सक रहा बच्चा 2 साल का, एक वो गर्दन अपनी नहीं संभाल पा रहा। ये मसाइल उसकी वजह से आते हैं। अगेन जो मैं जिस तरफ लेके आता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों की जो तंजीम है, बच्चों के डॉक्टरों की पीडियाट्रिक एसोसिएशन, उसका सदर हूँ और उस नाते से मैं हर जगह जाता हूँ। बड़े शहरों में हालात इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हम छोटे शहरों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, वहाँ पे दाई की डिलीवरीज़ और इवन जो अगर LHVs की डिलीवरीज़ और सेहत के निज़ाम में इतनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं कि बच्चों की ये जो एस्फिक्सिया हम इसको कहते हैं कि दिमाग में खून ना पहुंचना पैदाइश के वक्त इतना ज़्यादा है, और ये एक मेजर कॉज है बच्चों के फौदगी का भी और उनकी जो है ज़हनी। डॉक्टर साहब ये बच्चा रिवाइव कर सकेगा, ठीक हो सकेगा? देखिए फिर वही बात कि जो तो हिस्सा डेड हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, बाकी हिस्से वापस आएंगे। हम आमतौर पे इनको कहते हैं कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, ठीक, बच्चे के साथ मेहनत करते रहें ताकि बाकी हिस्से उसका काम पकड़ते जाएं। ठीक। सो उसकी फिजियोथेरेपी, उसकी जो है
न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, खुराक, बीमारी का ख्याल, उसके साथ बातचीत, उसको इसमें कितनी परसेंटेज हो जाती है ऐसी कि बच्चों की गर्दन सीधी हो जाए, बैठना शुरू कर दें? अक्सर औकात हो जाती है, अक्सर औकात डिपेंड करता है कि आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। हमारी जो इसमें टारगेट ही होता है, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम एक इसको टर्म यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बच्चे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेदाद अपनी इंडिपेंडेंस पे आ जाएं कि वो खुद खाना खा सकें, खुद पानी पी सकें, खुद टॉयलेट जा सकें और घर के कुछ ना कुछ काम कर सकें। ठीक होगी। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें आमतौर पे डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों के टेस्ट ज़रूर कराएं। मैं इस भाई से अर्ज़ कर दूं, इस बच्चे को मतलब ये ना सोच के छोड़ देना कि अब ये ठीक नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा हो सकेगा। एक तो सूरह रहमान जो है इस बच्चे को ज़रूर सुनाया करो। और डॉक्टर साहब, हमने सूरह रहमान की इतनी मिराकलस चीज़ें देखी हैं, यकीन करें कि वो कहते हुए भी शर्म आती है कि लोग कहेंगे यार क्या ये किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन हमने सुनी है। आपने सूरह रहमान बच्चे को सुनाना है और जब सूरह रहमान चल रहा हो तो आपने वहाँ पानी रखना है और वो पानी भी बच्चे को पिलाना है और 3 घूंटों में पिलाना है। लेकिन उस बच्चे की फिजियोथेरेपी करते रहें, उसकी खुराक, उसको बीमार ना होना, कि उसकी बाकी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हों और अल्लाह करे कि वो अपने काम काज जो का खुद ज़रूर हो जाए। डॉक्टर साहब से जब वापस आएंगे ब्रेक के तो बात करेंगे कि ये जो वाइटमिन्स की डेफिशिएंसी होती है, आमतौर पे कहते हैं कि विटामिन डी की, मसलन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, फिर विटामिन बी की, B12 की, ये कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो सफ़ेद दाग नज़र आने लग जाते हैं, कहते हैं जी कैल्शियम की कमी हो गई। तो ये क्या वाकई सच है या इन चीज़ों को देखने के लिए क्या तरीका या क्या इंडिकेशंस होंगे जो किसी भी माँ और बाप को पता होना चाहिए? जो इंतज़ामात होते हैं बच्चे की ज़िंदगी की, खुराक के, चीज़ों के, इनमें ये जो निशानियां हैं कि बच्चों के आमतौर पे देखा है कि बड़ी भी उम्र के बच्चे होते हैं तो थूकें निकलती रहती हैं और सफ़ेद चटाख पड़ जाते हैं, कहते हैं ये विटामिन बी और कैल्शियम की कमी होती है। या कुछ बच्चे मट्टी खाते हैं तो कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए ये बातें सच हैं? कोई ख़ास नहीं, कोई ख़ास नहीं। इसके 2 पहलू हैं जी। पहला पहलू ये है कि जो चेहरे पे सफ़ेद चटाख हैं वो आमतौर पे या तो फंगस के हैं या स्किन की बीमारी के होते हैं। ठीक, उसका कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका कैल्शियम से आमतौर पे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह मट्टी खाने का जो प्रॉब्लम है उसमें कहा जाता है कि कुछ चीज़ों की कमी होती है तो बच्चे खाते हैं, लेकिन आमतौर पे साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन जो दूसरा पहलू वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि बच्चों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन्हें कहते हैं उसकी कमी होती बहुत ज़्यादा है। अच्छा। सो हम लोग ख़ास तौर पे जब ध्यान रखते हैं बच्चों की खुराक का तो हम उनको खाना तो खिला देते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं 4-5 के नाम लूँ, आयरन, इस वक्त आधी से ज़्यादा बच्चों की पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंट है। क्लोज टू 50% ऑफ चिल्ड्रन, इसलिए थके बच्चे होते हैं, आयरन की कमी है। और याद रखिए ब्रेन में मेटाबॉलिज्म आयरन का सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, बाकी बॉडी फंक्शन के लिए भी बहुत। क्या होगी कि आयरन की कमी है? वही आपने जिस तरह कहा, बच्चा थका है, पेल है, उसकी रंगत पीली है, उससे भागा नहीं जा रहा है, सांस फूल जाती है और बच्चे अपने रोज़ाना के कामकाज नहीं पूरे कर सकते, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी आयोडीन की डेफिशिएंसी, ये जो नमक वाला आयोडीन है, क्योंकि हम नमक में आयोडीन डालते नहीं है, तो इसका मतलब हमें सुर्ख वाला नमक लेना चाहिए, हमें लेना ही आयोडीन मिला नमक चाहिए बस, बाकी नहीं, रिफाइंड नहीं। ये तो पूरी दुनिया में तो कानूनन है, पता नहीं हम क्यों कानून वो बना भी चुके हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। आयरन तो आयोडीन हम जितना सफ़ेद होता है बगैर आयोडीन के उसको ही अच्छा समझते हैं। आयोडीन की वजह से गिल्लड़ की बीमारियां, और अगेन ये जो गला सूज जाता है, गला सूज जाता है, लेकिन उससे कमतर वही वाली बात है कि जो थायराइड फंक्शंस हैं ये ब्रेन के ऊपर बहुत इफेक्टेड होते हैं। कॉलर है हमारे साथ, कितनी आसान बात है कि आयोडीन 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 वाला नमक इस्तेमाल करना, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, खुदा का वास्ता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये मट्टी खाने का मतलब ये नहीं है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, तो कह रहे थे कि ये जो मट्टी खाने वाले बच्चे होते हैं ना, ये ज़्यादातर पेरेंटिंग की डेफिशिएंसी होती है इनमें, माँ बाप की तवज्जो, साइकोलॉजिकल ये असरात होते हैं और उनको हम समझते नहीं। आके पूछते हैं सवाल कि बच्चों के भी नफसियाती मसाइल हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा है, उसकी एज है 2 years and 9 months। अच्छा। उसकी अभी स्पीच नहीं है, लाइक वो सिर्फ वो एनिमल्स के नेम्स को देखता है या फिर वो बोलेगा कलर नेम्स एंड दैट्स इट। अच्छा, ये बात बताओ कि वो अकेला बैठता है ज़्यादा बच्चा? कार्टून देखता है वो ज़्यादातर, बस। और लाइक हमारे घर में अभी एक यही बच्चा है जो है लाइक। अच्छा, थोड़ा सा तो मुझे सोच के बताना, डज ही हैव आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट करता है बच्चा?
जी बिल्कुल परफेक्टली करता है, यस आंखों में आंखें देख के जैसे घूरना होता है। जी जी ओके, ज्यादा अकेला नहीं बैठता या बैठता है? नहीं नहीं नहीं, सबके साथ बैठ के टीवी देखता है, जब भी देखता है सबके साथ बैठा होता है। ओके ओके बेटा, डॉक्टर साहब कितना मैंने देखता है? हाँ, कितना देखता है? कितना देखता है? हाय, कितना? Like, जैसे फैमिली आवर्स होते हैं, फैमिली सारी बैठी देख रही है तो वो भी फैमिली तो देखता 24 घंटे भी देख सकती है। मोबाइल कितना देखता है? मोबाइल के तरफ टीवी कितना देखता है ये बताओ? है। Like, आप कह सकते हैं 5 to 6 आवर्स। ये बहुत ज्यादा है। ऑन एवरेज एवरी डे। मेरी प्यारी माँ, ये बहुत ज्यादा है। 6 घंटे बच्चा सिर्फ फोन या टीवी देख रहा हो तो 12 घंटे 13 घंटे तो उसने जागना है, जिसमें से आधा टाइम वो ये कर रहा है। तो सीखेगा कहाँ से? जनाब, स्क्रीन टाइम का असूल याद कर लें। ये मैं आपकी तवज्जुह से सब माओ बहनों को बताना चाह रहा हूँ और बापों को भी। जी, स्क्रीन टाइम का असूल है, पहले 18 महीने जीरो स्क्रीन। पहले 1.5 साल जीरो। जीरो स्क्रीन का मतलब है कोई टीवी, कोई कोई मोबाइल, फोन, कोई टैबलेट, कुछ नहीं। ठीक। 18 महीने से लेके जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, आधा घंटा स्क्रीन बस। और वो स्क्रीन जिस तरह माँ बच्चे को किताब पढ़ाती है वैसे साथ बताएगी कि ये ब्लू कलर है, ये सन है, ये राउंड है। बस स्कूल जाने का साल कम से कम हो गए 3 साढ़े 3 साल। स्कूल के दौरान 1 घंटा स्क्रीन टाइम जिसमें वो अपनी गेम भी खेल सकता है, मगर उसको स्क्रीन उसकी सबके सामने विजिबल होनी चाहिए। ठीक। 1 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो बहुत सारे स्कूल के काम कर रहे होते हैं, इसमें 2 चीजें हैं जो कि स्क्रीन टाइम में हम नहीं काउंट करते। एक जो स्कूल के काम है और एक जो अपने रिश्तेदारों से चैट करता है। ठीक, वो स्क्रीन टाइम में हम काउंट नहीं करते। लेकिन उसके अलावा तो 1 घंटा स्क्रीन टाइम, 2 साल का बच्चा 6-7 घंटे देख रहा है, तो ये माँ को और बाप को थोड़ा सा कुछ कहना नहीं चाहिए? किस को कहेंगे? डॉक्टर साहब, हमने हमारी रिसर्च है, हमने कोरोना के दरमियान में रिसर्च की। तकरीबन आधे से ज्यादा माँ बाप, ये हमारी पूरी पाकिस्तान में रिसर्च थी, 4 सेंटर, पेशावर, लाहौर के 2 सेंटर और कराची आगा खान के। तो 4 सेंटर्स में हमारी 1000 से ज़्यादा पेरेंट्स की ये स्टडी थी, जिसमें कि साबित ये हुआ कि कोरोना से पहले आम तौर पे आधे से ज़्यादा बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन देख रहे थे और कोरोना के दरमियान ये नंबर 2/3 पे चला गया था। सो प्रॉब्लम क्या आई है उसकी वजह से? बेटा, जो बात बिलाल साहब करना चाह रहे हैं वो ये है कि जब बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करता तो वो बात क्या करेगा? मैं आपको एक बड़ी सादा तरीन मिसाल देता हूँ। आप टेनिस देखते हैं जी, टेबल टेनिस या टेनिस देखते हैं ना, तो आप यूं करके देख रहे होते हैं और जो खिलाड़ी है वो दाएं तरफ गेंद मारेगा, दूसरा खिलाड़ी दाएं तरफ से उसे उठा के इधर फेंकेगा, जिस तरफ गेंद आ रही होगी, जिस रफ्तार से आ रही होगी। सो दिस इज अ वॉली। जब आप बच्चे से बात करते हैं, ये अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी नजरें मुझे बता रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। टीवी कहाँ कर रहा है? हाय 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 यार, कितनी शर्मिंदगी की बात है माओ। और ये बहन कौन थी जी जिसने भी फोन किया था, क्या नाम था इसका? महविश, खुदा के वास्ते ये 6 घंटे, दिस इज शेमफुल। अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ जी, बड़ा आसान हल है। वो क्या? बंद कर दें। एब्सोल्युटली। और बातें करें। मेरे पास बहुत सारी माएँ आती हैं, इसी उम्र में आती हैं, क्योंकि ये टाइम है बहुत जल्दी, अब ये इनको ऑटिज्म की भी बातें सुननी पड़ेंगी, ADHD अटेंशन डेफिसिट की बातें सुननी पड़ेंगी। सबसे पहला काम करें, स्क्रीन 0 और गप्पे मारे। स्क्रीन 0 का मतलब कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टैबलेट नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं। ठीक। उसके बाद बच्चे के साथ बातें करें, जितने भी बातें कर सकते हैं, उसकी किताबें दें, उसको क्ले हाथों से खेलने की चीजें दें। विजिबल डिफरेंस विद इन 1 to 2 months। लो जी, ए जी खुशखबरी महविश भाई, ये है खुशखबरी कि आपने उसको गंदे काम करने देने हैं, मिट्टी में जाने देना है, उसको बच्चों के प्लास्टर होते हैं खेलने वाले, उससे खेलने देते हैं, लेकिन 0 स्क्रीन टाइम। और ये महविश भाई जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये वाली महविश नहीं है, वो सारी महविशें हैं जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में 6 घंटे। मुझे तो डर लग गया सुन के ये। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। सोबिया जी, सोबिया जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सोबिया जी, बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ना अपने भांजे की सेहत के हवाले से बात करनी थी। बोलो। उसका नाम एहसन है। अभी कुछ टाइम पहले ना, तकरीबन 1 महीना पहले ना, उसे चेस्ट में ना काफी तकलीफ हो गई थी। क्या तकलीफ हो गई थी बेटा? यानी कि बार बार बेहोश हो रहा था वो ना।